मोस्टली मैथमेटिक्स से मेरा काफ़ी रुझान रहा है, मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो आपने मैथ्स में यूपीएससी क्वालिफाई? लॉ ही मेरा ऑप्शनल भी था, यूपीएससी का पहला ऑप्शन, एंड एज ए लिटरेचर अंग्रेजी भाषा पे कमांड करें बिकॉज इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर प्रोफेशनल गोल्स। जी। मैं चाहूँगा कि एक मैथमेटिक्स जो है, क्योंकि उसका बड़ा फोबिया रहता है अक्सर स्टूडेंट्स में, और वो उससे डरते हैं। और सीसैट जब से इंट्रोड्यूस हुआ है यूपीएससी प्लान बी के बारे में मोहित आपका क्या ख्याल है? और गुलजार साहब आप भी हमें कुछ बताएं कि प्लान बी क्यों ज़रूरी है। आदाब, आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नए साल में हम ऐसा सेशन लेके आए हैं जो उन तमाम लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए है जो 2025 में यूपीएससी या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, यूपीएससी हमारे मुल्क का एक बेहद प्रेस्टिजियस और टफेस्ट एग्जाम है। इसको हम मदर ऑफ ऑल एग्जाम्स भी कहते हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड्स से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट्स को इक्वल प्लेटफॉर्म या इक्वल अपॉर्चुनिटी भी देता है। तो इसी मौजू पे बात करने के लिए आज मेरे साथ दो सिविल सर्वेंट्स हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं गुलजार वानी साहब जो लॉ और लिटरेचर की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, और मोहित निगम साहब जो एक आईआईटीएन है और मैथ्स बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। एंड फर्दर मिस्टर मेराज वानी, एन ऑफिसर फ्रॉम JNK, will also join us from Srinagar. Mehraj also actively participates in coaching and mentoring the civil service aspirants. मोहित, आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड और यूपीएससी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताएं। सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और व्यूअर्स को। थैंक यू। आई एम रियली हैप्पी टू सी द डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स यू आर टेकिंग योर वीडियोस। और फॉर अ चेंज आज जो टॉपिक हमने लिया है वो यूपीएससी करियर काउंसलिंग से संबंधित है। तो एट द आउटसेट मैं बताना चाहूँगा कि मेरी स्कूलिंग लखनऊ से हुई है और मैंने हिंदी मीडियम से कक्षा 12 तक पढ़ाई की सीबीएसई बोर्ड में। उसके बाद आई हैव क्वालिफाइड IIT JEE एंड रुड़की एग्ज़ाम्स, एंड तब MNR एक एग्ज़ाम होता था, अब नहीं होता, अब तो कंबाइंड होता है। तो वर्ष 2000 में मैंने अपना बीटेक स्टार्ट किया बिकॉज IIT JEE 2000 बैच को मैं बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ सन्ड्री जॉब्स की, स्टार्टअप में काम किया, कुछ टीचिंग फ्रीलांसिंग भी किया, और उसके बाद मैंने यूपीएससी की पढ़ाई शुरू की। तो 2008 में मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस क्वालिफाई किया जी। और साथ में सिविल्स भी दे रहा था। तो बाद में फिर मैंने फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन किया और 2012 में सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो 13 में मैंने IRS इनकम टैक्स ज्वाइन किया। और ये मेरा ब्रीफ एकेडमिक बैकग्राउंड है। और इस जर्नी में मैंने अपने सब्जेक्ट्स मोस्टली मैथमेटिक्स से मेरा काफ़ी रुझान रहा है, मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो आपने मैथ्स में यूपीएससी क्वालिफाई किया है? जी, मेरा ऑप्शनल विषय मैथमेटिक्स था। उस समय दो विषय हुआ करते थे, तो मैंने मैथमेटिक्स और भूविज्ञान जियोलॉजी लिया था। जियोलॉजी मुझे एक विशेष ओल्ड पैटर्न जो यूपीएससी हाँ का ओल्ड था। पैटर्न जो दो वैकल्पिक विषय होते थे। जी। और ये जर्नी रही है मोस्टली। और अभी फ़िलहाल मैं एज अ हॉबी मैथमेटिक्स टीचिंग भी करता हूँ ऑनलाइन। ओके। और आज अपने अनुभव और अपने कुछ टिप्स में जो एस्पिरेंट्स के साथ साझा करना चाहूँगा, उसके लिए आपने एक मंच प्रोवाइड किया, तो ये मेरे लिए एक आनंद का विषय है। थैंक यू। यहाँ गुलजार साहब आप हमें अपने एकेडमिक बैकग्राउंड और अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में बताएं। मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड तो वैसे मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। इससे पहले मैं अपनी स्कूलिंग की तरफ जाता हूँ। मेरी स्कूलिंग JNK में बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हुई है। मैं एक छोटे से गांव से हूँ और वहाँ तो 6th क्लास तक मैंने स्कूलिंग करी है, नॉर्मल जो गांव का स्कूल होता है। उसके बाद आई वेंट टू नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कूल्स होते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में एक बोर्डिंग स्कूल होता है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी एक बोर्डिंग स्कूल था। तो 97 में आई वेंट देयर और उसके बाद 12th तक मैं वहाँ रहा। और 12th के बाद 2004 में मैं दिल्ली गया एंड आई वेंट टू दिल्ली। कोई डायरेक्ट कोई प्लान नहीं था ऐसा कि कहाँ जाना है, बट आई ऑप्टेड फॉर मिनी एग्जाम्स इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू गो फॉर माई लॉ कोर्स इन जामिया मिलिया इस्लामिया। तो 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स मैंने जामिया से किया है जी। और इसके बीच में लॉ ही मेरा ऑप्शनल भी था, यूपीएससी का पहला ऑप्शन, एंड एज ए लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर मेरा दूसरा ऑप्शन था। और इसके अलावा भी मैंने लॉ को एज अ सब्जेक्ट भी लिया और बहुत सारे और भी कोर्सेज करे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, ह्यूमैनिटेरियन लॉ,
ह्यूमन राइट्स लॉ, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो ये सब मेरा एंड एलाइड लॉज ऑल्सो, तो इन सब में मैंने स्टडी किया है। तो ओवरऑल लॉ हैज़ बीन माई सब्जेक्ट एंड उसी को मैंने परस्यू भी किया आगे। जी, हमें बताएं कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपके क्या रिकमेंडेशंस रहेंगे और सजेशंस। ओके मैम, मैंने अपने सजेशन को जॉट डाउन किए हैं। जी। सबसे पहले तो मैं शायद ही बताना भूल गया कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, नॉट मैथमेटिक्स। ओके। मैथमेटिक्स मेरा विषय रहा है और मुझे उसमें बहुत गहरी रुचि है और मैं आज भी पढ़ता हूँ। बिल्कुल। तो पहला मैं जो बिंदु लेना चाहूँगा, 2 पॉइंट्स हैं, एक है इंग्लिश और एक है मैथ्स। जी। पहला मेरा सजेशन कि अंग्रेजी भाषा पे कमांड करें, बिकॉज इट इज बेस्ट सुटेड फॉर प्रोफेशनल गोल्स। जी। इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज थैंक्स टू इंटरनेट। इंग्लिश एलिमिनेट्स इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। यहाँ मेरा एड्रेस है मुख्य रूप से हिंदी माध्यम के छात्रों को जिन्हें अंग्रेजी में ट्रांजिशन करने में तकलीफ आती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इंग्लिश की वोकेबलरी को एनरिच करें, अच्छे शब्द और फ्रेजेस सीखें एंड प्रिफर न्यू एंड बेटर वर्ड्स। अवॉइड स्लैंग्स एंड व्हाट्सएप टेक्सटिंग लैंग्वेज। अपनी भाषा पे काम करें, अंग्रेजी का पूरा लाभ उठाएं। और हिंदी माध्यम के बच्चों से मेरा एक आग्रह रहेगा कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांजिशन करें। इट इज़ पॉसिबल ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स एंड इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स। मैंने खुद से आजमाया है। मैंने कक्षा 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूरा वो हिंदी में पढ़ी है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, मुझे वो सब चीज़ें आज भी हिंदी में याद हैं। आदर्श गैस के नियम और बल और ऊर्जा के सिद्धांत। लेकिन मैंने समझा, मौके की नज़ाकत समझी कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भविष्य में अंग्रेजी की तरफ ज़्यादा रुझान रहता है और कन्वीनियंट रहता है। तो पहला तो पॉइंट मेरा यही है। और एक प्रण ले कि हिंदी माध्यम के वो बच्चे जो इस कक्षा 9 से 12 के बीच में और इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रयास करें कि आपका यूजी अंग्रेजी माध्यम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो। और आप नए साल की चूंकि बात है तो 2 न्यू ईयर रेजोल्यूशंस मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। पहला है कि इस एक साल में 50 नए अच्छे वर्ड सीखें, 50 ओनली। 52 सप्ताह होते हैं तो आप हर हफ्ते एक वर्ड सीखें। सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं सीखनी है, उसको पूरा डिटेल रिसर्च करनी है। उस वर्ड का ओरिजिन क्या है, एप्लीकेशन यूजेज क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, और उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करें, आप यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग एक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं, ताकि स्पॉन्टेनियसली आपकी वो भाषा में ही समाहित हो जाए, ऐड हो जाए आपके लिए। और दूसरी रिकमेंडेशन मेरा एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला ये है कि इस पूरे साल में कम से कम 8 से 10 अच्छी इंग्लिश मूवीज देखें। इंग्लिश मूवीज में आपको भाषा देखने मिलती है, सॉफ्ट स्किल्स, आपकी ग्रूमिंग, और 8-10 अच्छी फिल्में आप चुनाव कर लें, यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं बेस्ट टॉप 10 इंग्लिश मूवीज। इंग्लिश पे मेरा जोर रहेगा। तो पहली रिकमेंडेशन तो ये है। मैं चूंकि खुद भी हिंदी माध्यम में रहा हूँ तो मैं इंग्लिश का महत्व और ज़्यादा समझता हूँ। यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश ट्रांजिशन की जब बात आती है तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए अब अगर यूपीएससी एग्जाम है, हम जानते हैं कि वो दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है। इट इज़ लाइक माउंटेनियरिंग, पर्वतारोहण, जो अपने आप में एक जटिल कार्य है। तो इसको अगर आप अंग्रेजी से वंचित रहेंगे तो आप बिना वजह इसको दुरूह कर लेंगे। ऐसा ना करें, अंग्रेजी का पूरा लाभ उठाएं। माउंटेनियरिंग को करना है तो गैजेट्स और गियर्स के साथ करें। और इस एग्जाम के लिए वैसे कोई शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन एक ही शॉर्टकट है, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके जरिए आप एग्जाम को इजी कर सकते हैं। मोहित, आपने तो बहुत अच्छे से इंग्लिश के बारे में जो इंपॉर्टेंस है लैंग्वेज की, वो आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करी। यहाँ पर मैं भी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि एक मैथमेटिक्स जो है, क्योंकि उसका बड़ा फोबिया रहता है अक्सर स्टूडेंट्स में, और वो उससे डरते हैं। और सीसैट जब से इंट्रोड्यूस हुआ है यूपीएससी में, मैथ्स की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है, नो डाउट बढ़ गई है। इसके बारे में आप हमें बताइए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मैथ्स रहा है। देखिए, यहाँ मेरा एक सजेशन रहेगा कि कक्षा 9 और 10, 9th और 10th बहुत क्रूशियल हैं। 9-10 में हर स्टूडेंट को मैथ्स पढ़नी होती है, उसके बाद तो ग्रुप्स बन जाते हैं। तो इन 2 क्लासेस की मैथ्स को ध्यान से पढ़ें, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होंगे। और इंडिया का कोई भी कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं है जहाँ पे आप मैथ्स से या अंग्रेजी से बच सकें। बिल्कुल। आप ये मान लीजिए कि आपकी करियर के हाईवे पे मैथ्स और अंग्रेजी 2 ऐसे विषय हैं जो टोल प्लाजा हैं, जिससे आप बच के पतली गली से निकल नहीं सकते। तो 9th और 10th में अपनी जड़ें मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ्स, चार्ट्स, जो हम लोग अक्सर न्यूज़ में देखते हैं, स्पोर्ट्स में देखते हैं, फाइनेंस न्यूज़ में देखते हैं। मैथ्स का फियर रिमूव कीजिए, अच्छे टीचर्स के पास जाइए, अच्छे सोर्सेज कंसल्ट कीजिए। और यहाँ पे चूंकि मौका है तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, ओल्ड स्कूल मैथमेटिक्स। अभी मैंने उसमें क्लास 9 का कंटेंट तैयार किया है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी बुक्स। तो यदि मैथ्स में किसी को डिफिकल्टी है तो वो आप मेरा चैनल भी देख सकते हैं। मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ अभी, वो क्लास 9 का कंटेंट ऑलमोस्ट तैयार है। दूसरा है फाइनेंस और स्टैटिस्टिक्स में अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी, टैक्सेशन, बैंकिंग प्रोसीजर्स। हमें याद है कक्षा 10 में हमारे यहाँ मैथ्स में क्वेश्चन होता था इनकम टैक्स निकालने का, शायद आज भी होता होगा। तो ये आप जान सकते हैं, स्कूली वर्षों में फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी का रोल बढ़ता जा रहा है। तो आप फाइनेंस के बारे में अपने आप को अपडेटेड रखें। यदि आपकी परिवार में कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा कोई व्यक्ति है, कोई अग्रज है, कोई सीनियर सिटीजन हैं, तो आप उनसे बैंकिंग प्रोसीजर की थोड़ी थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। इट विल मेक यू स्ट्रीट स्मार्ट एज वेल एज अवेयर अबाउट
फाइनेंस और बजटिंग, पर्सनल फाइनेंस, इसके सीड्स यहीं शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक सजेशन देना चाहूँगा, एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, इस साल प्रयास करें कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और मेंटल मैथमेटिक्स पे थोड़ा जोर देंगे। ये मेरी एक रिकमेंडेशन है रिगार्डिंग मैथ्स। और हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम में उतरने से पहले ये टटोलें कि आपको पढ़ने का शौक है कि नहीं। ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पढ़ाई और हार्डवर्क मांगता है, तो ढेर सारी पढ़ाई करने से पहले ये तस्दीक करें कि आपको पढ़ने में आनंद आता है कि नहीं। दिस बाय इटसेल्फ इज़ अ प्रीरेक्विजिट। तो जैसे कि मोहित ने बताया कि रीडिंग या पढ़ने का एक आपको शौक होना चाहिए यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए या उसके बारे में सोचने के लिए भी। तो गुलजार साहब, जैसे आपकी मैंने हमेशा देखा है कि एक रहता है कि आपके पास कोई ना कोई बुक रहती है, आपके पास रीडिंग करने का आपको शौक है, तो उस रीडिंग से आपकी जर्नी में आपको क्या लगा कि वो इम्पोर्टेंट हुआ या बेनिफिट हुआ? देखिए, मोहित की बात पे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इस पूरे एग्जामिनेशन की। अगर आपको बैठने की आदत नहीं है, पढ़ने की आदत नहीं है, तो यू विल फाइंड इट रियली डिफ़िकल्ट, बिकॉज ये जर्नी जो है टफ़ है अपने आप में, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो एग्जैक्टली तो रीडिंग जो है, अगर आपको नेचुरली उसकी आदत है तो ये एक बेहतर चीज़ है आपके लिए। या अगर आप फोर्सफुली उसको इन्फोर्स करेंगे अपने ऊपर, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड कॉल। तो एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म में वो सही नहीं है। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता है तो वो चीज़ें आप कॉलेज टाइम से, या मैं इनफैक्ट ये कहूँगा कि स्कूल टाइम से डेवलप करें अपने अंदर। व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो हमारे टाइम पे तो मतलब आई रिमेंबर उस दैट मतलब जैसे हमारा स्कूल, इट इज़ लोकेटेड इन अ वेरी फार फ्लंग एरिया, उड़ी। यू मस्ट हैव हर्ड द प्लेस, उड़ी मूवी भी आई थी, उस जगह को बिलोंग करते हैं। तो वहाँ से बेसिकली वहाँ न्यूज़पेपर आना और कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए आने में बहुत टाइम लगता था। आजकल के दौर में I'm really I mean happy that people are that democratization of knowledge They is are there. blessed with They are blessed with the knowledge asymmetry, online online media. medium. They can access anything. हमें न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, आई रिमेंबर मेरे प्रिंसिपल सर के रूम में न्यूज़पेपर आता था, एंड आई यूज्ड टू वेट फॉर 2 days। उसके बाद में जब वो पढ़ते थे तो फिर मुझे मिलता था। So that was also kind of a time we had seen. But now as you see कि आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, एंड ही कैन एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन। तो उसको आप अच्छे से यूज़ करें और उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। और रीडिंग की हैबिट, तो रीडिंग जो है उस पर वो आपकी सेल्फ स्टडी में हेल्प करता है। अगर आपको डाइवर्स बुक्स पढ़ने की आदत है तो उससे क्या रहता है कि आप, क्योंकि यूपीएससी अपने आप में एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर क्वेश्चंस आपको कहीं से भी आते हैं, तो क्वेश्चंस का जो आपका जो डायमेंशंस हैं इतने वाइड एरियाज से आते हैं, तो आप एक उसको सिंगल फ्रेम में नहीं डाल सकते हैं कि मैं एक इतने सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा। उस तरह से एग्जामिनेशन मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इफ़ यू हैव द रीडिंग हैबिट एंड आपकी बुक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो नॉलेज है वो ब्रॉड बेस्ड है, तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। और मैं तो देखता हूँ कि मतलब आई एम दैट वे लकी कि वो जो रीडिंग हैबिट है मैं अभी भी कंटिन्यू कर पा रहा हूँ उसको, एंड दैट इज़ समथिंग विच आई कंटिन्यू एज एन हॉबी ऑल्सो। मेरे ऑफिस के बाद का जो काम होता है, इट इज़ ऑल इन बुक्स एंड ऑल। तो जैसे मैं आजकल लिखता हूँ कोई चीज़, तो उसमें भी उसके पीछे मेरी रीडिंग, यस, डीप रिसर्च करता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, तब जाके उसके बाद में कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली मैं यही कहूँगा सारे स्टूडेंट्स से कि रीडिंग को आप मज़े के तौर पर लीजिए, इसको एज अ पैशन डेवलप कीजिए, और लॉन्ग सिटिंग आवर्स की आदत आपको आदत होनी चाहिए। महराज साहब यहाँ बताएंगे कि यूपीएससी और सिमिलर अदर एग्जाम्स के लिए उनके क्या सजेशंस या सुझाव रहेंगे। Thank you, Nagba ma'am, for inviting me in this program. I will love to compliment Gulzar sir and you. आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, उनको एक फ़ायदा मिले एक्सपर्ट गाइडेंस से। तो जैसा कि आपने मुझसे पूछा रिगार्डिंग दिस स्ट्रैटेजी फॉर एग्जामिनेशंस एंड माय इनसाइट्स, तो मैं कहूँगा कि हमारे बच्चे जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जाते हैं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो पहले अपने सिलेबस को अच्छे से देखें। इसमें सिलेबस जो है ये बहुत वास्ट सिलेबस है, तो पहले जो है हमें सिलेबस को अच्छे से देखना चाहिए कि हम प्रीलिम्स के लिए क्या सिलेबस है, मेंस के लिए क्या सिलेबस है, ताकि हमें पता चले कि हमें किस दिशा में जाना है। जब हमने सिलेबस को 4-5 बार मास्टर कर लिया, तो उसके बाद हमें अपने सोर्सेज को वाइजली अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कि गोल्डन रूल है कि हम सिलेबस में जब भी जाते हैं तो हम एनसीईआरटी से अपनी बुनियाद जो है वो फाउंडेशन रखते हैं, और एनसीईआरटी के बाद हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स जो यूपीएससी सब्जेक्ट वाइज आपने ऑलरेडी डिस्कस भी किया प्रोग्राम में,
उन पे हम जाते हैं। लेकिन एक मजबूत खिलाड़ी वही होता है जो प्रैक्टिस पे बिलीव करता है। तो हमारे बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं होता है कंपटीशन का, उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे वो क्या-क्या गलतियाँ करते हैं। तो मेरी स्टूडेंट से आपके प्रोग्राम के माध्यम से यही एडवाइस रहेगी कि जब आपने अच्छे से अपनी किताबों को पढ़ा, उसके बाद आप कंटिन्यूअसली एग्ज़ामिनेशन से पहले मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन, ऑफलाइन दे सकते हैं। मॉक टेस्ट से 2-3 एडवांटेजेस है। एक चीज़ है आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाता है। नंबर 2 ये जो हम छोटी-छोटी गलतियाँ, सिली मिस्टेक्स वी मेक इन द एग्ज़ामिनेशंस उनके बारे में पता चलता है। एंड नंबर 3 इज़ वी सी द कॉम्पिटिशन बिफोर द रियल कॉम्पिटिशन। और मॉक टेस्ट से हमें अपने आप को फिर से वर्कआउट करने का मौका मिल जाता है। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, हमारे पास जो यूपीएससी इज़ अ वेरी टीडियस एग्ज़ाम, इट रिक्वायर्स अ एक्सटेंसिव प्रोसेस ऑफ हार्ड वर्क फॉर नियर अबाउट 1 ईयर। बट अगर हम अपने टाइम टेबल को अच्छे से बनाएँ, इट कैन बी अ शॉर्ट टाइम, इट कैन बी लॉन्ग टाइम। जैसे मैं 1 महीने में क्या-क्या कंपोनेंट्स कवर कर रहा हूँ, उसके बाद इसको ब्रेक डाउन करना 15 दिन के टारगेट में, फिर डेली टारगेट्स में, उससे हमें पूरा फ़ोकस रहता है एग्ज़ामिनेशन का। जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो कट ऑफ ऑलवेज़ रिमेन्स लाइक 90 टू 100 इन द ओपन मेरिट। तो 50 क्वेश्चंस ही ठीक करने हैं। और प्रीलिम्स की सबसे अच्छी बात ये है कि जवाब जो है वो हमारे सामने होता है। लेकिन प्रीलिम्स में हमने देखा है कि डाइवर्सिटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन द एग्जामिनेशन। तो करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स के लिए भी बच्चा जो है वो एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर ले, उसके बाद अच्छे से इस न्यूज़पेपर को समझे और न्यूज़पेपर में जो करंट है उसका तो थोड़ा ट्रेडिशनल पार्ट भी देख लें, ताकि वो जो मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें ट्रैप ना हो जाए। उसके साथ-साथ जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, तो मेंस के टाइम पे हमारे पास 1 डेढ़ महीना रहता है। तो यू हैव टू कंप्लीट योर मेंस बिफोर योर प्रीलिम्स। और उसके लिए आंसर राइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस नॉलेज को स्क्वीज़ करना इज़ एन आर्ट, एंड दैट आर्ट कम्स फ्रॉम द टेस्ट सीरीज़। तो मेंस में एथिक्स में हमने देखा है कि मार्क्स अच्छे आते हैं। पेपर 3 लाइक इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट इज़ वेरी डायनामिक, जिसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके साथ-साथ जो पेपर 2 है, जैसे पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, गवर्नेंस है, सोसाइटी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसमें बच्चे को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ-साथ जो पेपर 1 है मेंस का, जिसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, तो ये कुछ पेपर्स है, नियर अबाउट 8-9 पेपर्स व्हिच गिव अस एज इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। सो मेरी बच्चों से यही गुजारिश रहेगी कि इन जो कॉमन सब्जेक्ट्स है प्रीलिम्स और मेंस के, उनको आप बहुत अच्छे से देखें, फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द करंट पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके साथ-साथ जो सबसे नेग्लेक्ट पोर्शन हमारा होता है, दैट सीसैट। तो सीसैट में मैंने देखा है कि इंजीनियर्स तक फेल हुए हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट था, उसको प्रीलिम्स में नियर अबाउट 102 मार्क्स थे, बट सीसैट में ही कुड नॉट क्वालिफाई, ही हैड गॉट ओनली 64 मार्क्स। तो मेरी बच्चों से ये भी गुजारिश है कि सीसैट पे इग्नोर ना करें। सीसैट का जो पैटर्न है, पर्टिकुलरली इंग्लिश का, कंप्रेहेंशन में जितना भी आप टेक्निक्स लगाते थे, वो यूपीएससी की के सामने फेल हो जाती है। तो मेरी बच्चों से गुजारिश है कि सीसैट को भी कम से कम 1 महीना अच्छे से दें, ताकि आप सीसैट को क्वालिफाई कर पाएँ। और उसके साथ-साथ जो गलतियाँ हम करते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस, हम अपने आप को नॉलेज के ओवरडोज़ में फँसा लेते हैं। बट वी हैव टू बी स्मार्ट, वी डोंट हैव टू डू पीएचडी इन एनी सब्जेक्ट, वी हैव टू बी द जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन, बट दैट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और बच्चों का रिजल्ट में भी 1 साल में नहीं आता है, तो अगर किसी का दूसरा अटेम्प्ट भी है, तीसरा अटेम्प्ट भी है, तो डिप्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रेस में तब तक है जब तक आप गिर के फिर उठते हैं। लेकिन अगर आप कभी गिर गए फिर आप नहीं उठे, दैट्स अ फेलियर। और आपको नहीं पता होगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। सो आई विश ऑल द एस्पिरेंट्स बेस्ट ऑफ लक, जो हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं। एंड आई एम श्योर कि आगे आने वाले महीनों में भी हम बच्चों के साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। और जो इल्म है यूपीएससी का, पर्टिकुलरली आप बाकी एग्जाम्स को भी अगर आप देखें, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस हो, चाहे प्रोविंशियल सिविल सर्विस हो, वहां पर भी अगर बच्चा खुदा ना खास्ता यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं होता है, तो उसके सामने करियर का एक जखीरा मौजूद है। और अगर कुछ भी नहीं होगा, एक यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है, उसमें अगर वो क्वालिफाई भी नहीं करता है, उसमें और चेयर पे बैठने वाले में एक ही फर्क है, और वो अंतर है मात्र एक टेबल का। नॉलेज में, दिमाग में, दोनों की लेवल बराबर है। तो जो बच्चे यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में सिविल सर्विस होगा, स्टेट लेवल्स का भी, उनके दिमाग में एसएससी का भी एग्जाम होगा, उनके दिमाग में असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम होगा। तो जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, अगर हम उनको अच्छे से पढ़ ले, तो हम कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू नगमा मैम। यहाँ मेरा एक और सवाल है
कि इस अनसर्टेन एग्जाम को देखते हुए प्लान बी के बारे में मोहित आपका क्या ख्याल है? और गुलजार साहब आप भी हमें कुछ बताएं कि प्लान बी क्यों ज़रूरी है? प्लान बी के बारे में चर्चा करने से पहले मैम कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, बताना चाहूँगा। देखिए, पर्सनालिटी के लिहाज से ये तैयारी आपकी एक अच्छी पर्सनालिटी और नॉलेज का वाइड बेस मांगती है। तो कक्षा 9 से 12 के जो 4 ईयर होते हैं, जो आपके स्नातक से पहले होते हैं, वो बहुत क्रूशियल होते हैं। इस दौरान आप अपने करियर के लिए एक रॉ शेप सोचना शुरू करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशंस हैं कि अपने एंटरटेनमेंट को नॉलेज के लिहाज से थोड़ा एनरिचिंग रखें, शुद्ध मनोरंजन ना करें, उसमें कुछ एकेडमिक इनपुट्स होना हो तो बहुत अच्छा है। जिस प्रकार हम एम्प्टी कैलोरीज अवॉइड करते हैं, उसी प्रकार प्योर एंटरटेनमेंट शुड बी अवॉइडेड, स्पेशली फॉर 9 to 12 दीज 4 ईयर्स। और भाषा पे अगेन आई वुड लाइक टू से कि जहाँ पे अंग्रेजी मजबूत करने की बात आती है तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छा सोर्स है। आप रोज ना भी पढ़ पाएं तो संडे ही पढ़ें। द हिंदू अखबार जो है, जिसको मैं बेस्ट मानता हूँ, क्योंकि इसमें कंटेंट अच्छा है और डिस्ट्रैक्टिंग एडवर्टाइजमेंट्स कम से कम है। दूसरा, नाउअडेज आजकल मैं एक यूट्यूब शो देख रहा हूँ, वेंटेज बाय पालकी शर्मा। इसमें 3-4 मिनट्स की वीडियो हैं एंड दे कवर ग्लोबल टॉपिक्स, नेशनल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। बहुत अच्छा शो है, आप देख सकते हैं, छोटे शोज होते हैं। और एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन की अगर बात आती है तो इस साल बर्थडे गिफ्ट पे कोई महंगा गैजेट लेने की बजाय आप YouTube प्रीमियम ले सकते हैं। बिल्कुल, नॉट वेरी कॉस्टली थिंग। और इन द एंड मैं कहूँगा राइटिंग स्किल्स पे काम करें। राइटिंग स्किल्स यूपीएससी में बहुत काम आते हैं। जब आप लिखते हैं तो उस समय आपके हाथ, आंखें, दिमाग और बैकबोन सब काम करते हैं। तो जब इतनी मेहनत होती है तो लर्निंग भी लास्टिंग होती है। फिर प्लान बी की बात यह है कि जब आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी तो प्लान बी तो रेडी रहेगा। जस्ट मेक श्योर कि आप अपना यूजी एक अच्छे कॉलेज से करें। अ गुड कॉलेज बाय इटसेल्फ टेक्स केयर ऑफ प्लान बी। ये मेरा एक सजेशन है प्लान बी के बारे में। उसके विषय में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर प्लान बी का जहाँ तक सवाल है, जो आपने मुझसे भी क्वेश्चन किया और मोहित ने बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि यूजी कोर्सेज जो हैं जहाँ पर भी हों, आप अच्छे कॉलेज से करें। तो उससे क्या होता है कि यू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको स्ट्रेस नहीं रहता है कि अगर मेरा यूपीएस, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनसर्टन एग्जाम्स, नोबडी कैन से इट विद कॉन्फिडेंस 100% श्योरिटी के साथ कि मेरा ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इवन इट टेक्स लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर सम पीपल गेट इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मतलब बड़ा अनसर्टेनिटी है इसमें, वेरी स्लिम चांसेस। एंड इन देयर आर पीपल जो एक अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक जाते हैं और दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। सो दिस बेसिकली गिव्स अस एज एन सिग्नल कि ये एग्ज़ाम बहुत अनसर्टन है। तो उसके लिए आपका प्लान भी होना ज़रूरी है। रिसेंटली आई हैव कम अक्रॉस सम स्टूडेंट्स, जैसे मैं कश्मीर जाता हूँ, आई मीट सम पीपल देयर, तो मैं सुनता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, तो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो आप कहाँ, कॉलेज क्या है? नहीं, मैं तो घर पे ही हूँ, मैं तो ऐसे ज्वाइन किया हुआ। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फ्लॉड स्ट्रैटेजी, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। Okay. जब तक आपका अपना कॉलेज, तो स्कूलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं स्कूलिंग अच्छी नहीं करूँगा, मैं अपने सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ूंगा। जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है उसको आप सही से पढ़ें, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी वहीं से डेवलप होती है। एंड कोशिश करें कि उसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करें जो कॉलेज में, उसी सब्जेक्ट को आप एज एन ऑप्शनल ले सकते हैं, स्मार्टली यूज़ कर सकते हो। तो अपने एकेडमिक बैकग्राउंड वाला जो सब्जेक्ट आपका है उसी को यूज़ करने की कोशिश करें, तो आपका जो है काफ़ी फ़ायदा रहेगा उसमें। आप अपने कॉलेज को भी एंजॉय कर पाएंगे और यूपीएससी की तैयारी भी हमेशा एज रहेगी। तो यूपीएससी जो है इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, बिकॉज प्लान बी अगर आपके पास होगा और अगर आपकी तैयारी सही है एग्ज़ाम की, आपने पूरे शिद्दत के साथ, पूरे लगन के साथ आपने तैयारी करी है, तो आपके पास बहुत और अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं यूपीएससी के बियॉन्ड। तो क्योंकि देखिए, हमारी जो आजकल देश में जो हम कंट्री का जो इकोनॉमिक सिनेरियो है एंड द वे द कंट्री इज़ ग्रोइंग एंड द ग्लोबलाइजेशन का जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उससे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप कहीं भी एम्प्लॉयबल हैं अगर आपकी तैयारी सही है। स्किल सेट अगर आपके स्किल सेट स्ट्रॉन्ग हैं तो आप कहीं भी एम्प्लॉयबल रहेंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि हम हमेशा पोएटिक कंपोजिशंस के साथ अपना कोई भी सेशन कंक्लूड करते हैं, तो आज मैं गुलजार साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमें न्यू ईयर के ऊपर जो उन्होंने अशार लिखे हैं प्लीज़ सुनाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ अशार लिखे हैं, ये सब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और नए साल में जिसने कुछ रेजोल्यूशंस किए हैं और कुछ अहद लिए हैं, उन सब के लिए मैंने कुछ अशार लिखे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। पहला शेर ये है कि रस्मन ही सही चलो मना कर तो देखें। जी, रस्मन ही सही चलो मना कर तो देखें, नए अहद से हाथ मिला कर तो देखें। रस्मन ही सही चलो मना कर तो देखें, नए अहद से हाथ मिला कर तो देखें।
माना पूरी न हो पाई हैं कई उमंगें, माना पूरी न हो पाई हैं कई उमंगें, उन उमंगों को फिर जगा कर तो देखें, जगा कर तो देखें। उन उमंगों को फिर जगा कर तो देखें। मुख्तसर सफ़र और भी मुख्तसर हुआ है, मुख्तसर सफ़र और भी मुख्तसर हुआ है। इस रह गुज़र पे चिराग जला कर तो देखें, वाह, इस रह गुज़र पे चिराग जला कर तो देखें। ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। राह से कुछ खार हटा कर तो देखें, राह से कुछ खार हटा कर तो देखें। दुनिया गर स्टेज और जिंदगी एक ड्रामा, जी, दुनिया गर स्टेज और जिंदगी एक ड्रामा। बाकमाल अपना किरदार निभा कर तो देखें, वाह, बाकमाल अपना किरदार निभा कर तो देखें। क्यों खोजते हो हर कर्म में सिला, क्यों खोजते हो हर कर्म में सिला। निष्काम कर्म से लो लगा कर तो देखें, वाह, निष्काम कर्म से लो लगा कर तो देखें। नया सूरज निकलेगा नई राह रोशन होगी, नया सूरज निकलेगा नई राह रोशन होगी। उठो अपनी पीठ को थपथपा कर तो देखें, वाह, वाह, उठो अपनी पीठ को थपथपा कर तो देखें। आखिरी शेर यहाँ पर मैं पेश करूँगा कि आज हम मुकीम हैं कल कोई और होगा, आज हम मुकीम हैं कल कोई और होगा। गुलजार इस आशियाँ को सजा कर तो देखें, वाह, गुलजार इस आशियाँ को सजा कर तो देखें। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ मैं अपने तमाम व्यूअर्स से ये कहना चाहती हूँ कि आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं, यूपीएससी कंसिस्टेंसी, रेजिलियंस और बड़े ख्वाब देखने वालों के लिए है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं दुआ करती हूँ कि आपका नया साल कामयाबी से लबरेज हो। बहुत बहुत खुश रहिए क्योंकि जिंदगी है गुलजार। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।